हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई वन शॉट ऑफ सॉल्यूशन। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है और सीबीएसई वालों के लिए चैप्टर नंबर 1 है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है और सबसे ज्यादा अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से बनते हैं। तो इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है उन सभी बच्चों की जो फास्ट रिवीजन करना चाह रहे हैं, एक पूरा व्यू देखना चाह रहे हैं चैप्टर में है क्या। ये एक वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं करेंगे बट सब कुछ करेंगे और सब, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, वो सब कुछ देखेंगे और सारे के सारे चैप्टर अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन। पढ़ते आए हो आप लोग, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो किस तरह डिफाइन करूंगा, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, टू और मोर देन टू सब्सटेंस। अभी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं क्योंकि 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री आता है और उसमें हम लोग बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब एग्जांपल सबसे फेमस, जैसे मैंने वाटर प्लस शुगर कर दिया, मीठा पानी बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसे बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन, मीठा पानी, ठीक है। इसमें जो चीज लेस अमाउंट में होती है दैट इज नोन एज सोल्यूट, और जो चीज लार्ज अमाउंट में होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। सोल्यूट क्या होता है, जो चीज कम मात्रा में हो। सोलवेंट क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। क्लियर। अच्छा, एक फेमस टॉपिक बनता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप करने हैं हमने, किसके बेस पे, सोल्यूट, सॉल्वेंट, नेम ऑफ सॉल्यूशन एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद एग्जांपल भी करने ही पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो है ना। अभी समझो मेरी बात, आपने सोल्यूट मान लिया सॉलिड और सॉल्वेंट मान लिया लिक्विड, ठीक है। सोल्यूट मान लिया लिक्विड, सोल्यूट मान लिया गैस। एग्जांपल, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सॉलिड इन लिक्विड। क्या नाम होगा इसका, सॉलिड इन लिक्विड। इसका नाम लिक्विड इन लिक्विड। एक नंबर का क्वेश्चन इससे बन सकता है, गैस इन लिक्विड। अब मैं बात करूं उसकी नेचर क्या होगी। आप बताओ, आपने ज्यादा अमाउंट में लिक्विड लिया है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी नेचर भी क्या होगी, फिजिकल स्टेट भी क्या होने वाली है भाई, लिक्विड ही होने वाली है। एग्जांपल बताओ जिसमें सॉलिड कम मात्रा में हो, लिक्विड ज्यादा मात्रा में हो। शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, मीठा पानी। सॉल्ट सॉल्यूशन भी हो सकता है, क्लियर है। लिक्विड कम मात्रा में हो, लिक्विड ज्यादा मात्रा में हो, सोल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, फेमस ठेकियातनित खड़के, अल्कोहल प्लस वाटर, दारू और पानी दोनों लिक्विड होते हैं। गैस इन लिक्विड, गैस कब हो, लिक्विड ज्यादा हो। इसका एग्जांपल क्या होगा, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स बोले तो ऐसे ड्रिंक्स जिसमें एयर हो, हवा हो। बात समझ में आती है, एरेटेड ड्रिंक्स, कोका कोला होगी, पेप्सी होगी, सारी की सारी इसमें आती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ये गैस कर लेते हैं और ये क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सॉलिड इन गैस, इसका नाम होगा लिक्विड इन गैस, इसका नाम होगा गैस इन गैस। नेचर क्या होगी भाई, जो चीज ज्यादा मात्रा में सॉल्वेंट गैस है तो इस सॉल्यूशन की नेचर भी क्या होगी, गैस। एग्जांपल बताओ तो जरा, सॉलिड कम हो गैस ज्यादा हो, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्मोक। लिक्विड कम हो गैस ज्यादा हो, लिक्विड कम हो गैस ज्यादा हो, बताइए इसका एग्जांपल क्या होगा। इसका एग्जांपल हो सकता है भाई फॉग या ह्यूमिडिटी, नमी जिसे कह देते हैं हम लोग। गैस कम मात्रा में हो, गैस ही ज्यादा मात्रा में हो, इसका एग्जांपल होगा एयर, जो कि मिक्सचर है नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमने सॉल्वेंट क्या मान लिया भाई, सॉलिड मान लिया। ये क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा सॉलिड इन सॉलिड, इसका नाम होगा लिक्विड इन सॉलिड, इसका नाम होगा गैस इन सॉलिड। नेचर बताइए तो जरा क्या होगी, नेचर पता होगा, जो सॉल्वेंट होता है वही नेचर होती है सॉल्यूशन की।
इसकी नेचर क्या हो जाएगी, सॉलिड। एग्जाम्पल करें तो क्या एग्जाम्पल होगा भाई, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अलॉयज। अलॉयज में क्या होती हैं, मेटल नॉन मेटल मिक्स होती हैं, वो सॉलिड स्टेट में ही होती हैं। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कम मात्रा में हो, सॉलिड ज्यादा मात्रा में हो। इसका एग्जांपल होगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। नमक है, एक कटोरा नमक ले लिया, उसमें 1 चम्मच पानी का डाल दिया, तो पानी वहां पे सोल्यूट हुआ और जो नमक है वो वहां पे सोलवेंट हुआ। गैस इन सॉलिड, इसका एग्जांपल हो सकता है रस्टेड आयरन। जब लोहे को जंग लग जाता है तो लोहा तो सॉलिड है, बट जो लोहे को जंग लगता है वो लगता है एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, जो उस पर लेयर बन जाती है वो गैसेस की बनती है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड। कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे पहले बोलूं तो मास परसेंटेज हो गया। अब मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे मास परसेंटेज ऑफ ए कैलकुलेट करनी है आपको, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, मास ऑफ ए टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। और जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो में क्या आ जाया करता है, 100 आ जाया करता है। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें ए है 40 ग्राम, बी है 60 ग्राम। आपको इसकी मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, किसकी, आपको कैलकुलेट करनी है मास परसेंटेज ऑफ ए। तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ ए जो कि 40 ग्राम गिवन है, टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब सबका सब 100 आएगा, और इनटू में परसेंटेज निकालते हैं तो 100 आ जाता है, तो यहां से मास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 40% आ जाएगी। मान के चलो कि आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ऑफ बी, मास परसेंटेज ऑफ बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ बी जो कि आपको गिवन है 60 टू द मास ऑफ सॉल्यूशन 100, और इनटू में जब भी परसेंटेज निकालते हैं इनटू में 100 लग जाता है, तो कितना आ गया यहाँ से 60% आ गया। क्लियर है, 40% 60%, सिंपल है कि नहीं है। आगे बढ़ो, जैसे कि आपसे मास परसेंटेज की जैसे वॉल्यूम परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कैलकुलेट करनी है मान लो आपको, तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं इनटू में क्या लग जाता है भाई, 100 लग जाता है। बिल्कुल सेम है, बस जैसे इसमें ए है वो क्या हो जाएगा 40 मिलीलीटर हो जाएगा, बी है वो कितना हो गया 60 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कैलकुलेट करनी है आपको, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए दैट इज 40 टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, और जब भी परसेंटेज निकालते हैं इनटू में 100 तो ये क्या आ गया 40% आ गया। ऐसे ही एक टॉपिक देखो, आपसे ना ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बनती है, व्हाट डू यू मीन बाय 40% HCl मास बाय मास, मास बाय मास, या वो कह दे बाय मास। इसका मतलब क्या है, 40% HCl मास बाय मास का मतलब क्या है कि ऊपर भी मास है और नीचे भी क्या है, मास है। नीचे तो मास किसका होगा, सॉल्यूशन का, और ऊपर मास किसका होगा जिसके बारे में बात की गई है, बोले तो HCl का। तो ऊपर क्या दिया हुआ, मास ऑफ HCl मींस क्या है इसका, 40 ग्राम HCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बात क्लियर होती है, मतलब दोनों ही आपको मास में दिए, मतलब दोनों आप ग्राम्स में लोगे। मान के चलो ये दे दे 40% HCl बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम भी बोल दे, इसका मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म है, मतलब ऊपर वॉल्यूम ऑफ HCl दिया है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मिलीलीटर, छोटी यूनिट की बात करते हैं हम लोग, 40 मिलीलीटर HCl इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। बात क्लियर हो रही है मेरी, क्योंकि देखो परसेंटेज की बात है तो वो तो 100 ही बन जाएगा, ठीक है, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अगर वही ये ऐसे बोलते हैं 40% HCl मास बाय वॉल्यूम, मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स में इनका, 40% HCl मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि ऊपर मास गिवन है आपको और नीचे क्या गिवन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका होगा, ऑफ सॉल्यूशन, और मास किसका होगा जिसके बारे में बात की गई है, बोले तो HCl। मास की यूनिट क्या रहती है, ग्राम्स रहती है, वॉल्यूम की यूनिट क्या रहती है, मिलीलीटर रहती है। तो मास ऑफ HCl दिया है यानी 40 ग्राम HCl इन, अब परसेंटेज की बात हुई है तो टोटल क्या बन जाएगा 100, और नीचे वॉल्यूम है बोले तो 100 मिलीलीटर
सॉल्यूशन। भैया बहुत जरूरी बनेगी आपको, मतलब बताना होगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो बात होगी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है भाई, क्या बनता है, दैट इज मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। मास फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करनी है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ ए टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को मैं मान के चल रहा हूं कि बाइनरी है। अच्छा समझना, अगर आपको कोई बोले बाइनरी सॉल्यूशन है, आपको कोई बोले टर्नरी सॉल्यूशन है, आपको कोई बोले क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है। बाइनरी मींस कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो, ठीक है। टर्नरी मींस कोई सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट से मिलकर बनाओ, क्वार्टरनरी मींस फोर कंपोनेंट से मिलकर बनाओ। सॉल्यूशन चैप्टर में जब हम बात करते हैं मोस्टली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता चलूं, ए और बी भी बहुत लगा मिलेगा, इस ए और बी का मतलब समझना। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको, ए और बी दो भाई हैं, इनमें से कौन सा भाई बड़ा होगा, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ए भाई बड़ा होगा। तो ए इज जनरली यूज्ड फॉर सॉल्वेंट एंड बी इज यूज्ड फॉर सोल्यूट। क्लियर है। ये एक्स ए लिखा गया है मींस मास फ्रैक्शन ऑफ ए। तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ ए, जिसकी मास फ्रैक्शन निकालनी है उसका मास ऊपर टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। अगली बात मैं इसके बारे में जरूर बताऊं, दैट इट इज यूनिटलेस, या कह लीजिए डायमेंशनलेस। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है भाई। आपको मास फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ बी टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। हम एक एग्जांपल करके चलते हैं। मान लो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें तीन कंपोनेंट है, जिसमें ए है 20 ग्राम, बी है 30 ग्राम और सी है 50 ग्राम। मैं ऐसी टर्म ले रहा हूं जो आसानी से कट सकती हैं, ठीक है, और जो नहीं पेपर में यही आएंगी, पेपर में थोड़ा टफ भी हो सकता है। तो आपको मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ ए टू द मास ऑफ सॉल्यूशन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी, दैट इज 20 बाय सॉल्यूशन कितना है 100 ना, तो ये 2 बाय 10 हो गया। पूरा कैंसिल करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिटलेस कैसे है, मास ऊपर भी ग्राम्स में है नीचे भी ग्राम्स में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो ये यूनिटलेस बन जाएगा। आपको मास फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ बी टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ बी कितना दिया गया 30 टू द 100, तो कितना आ गया 3 बाय 10। आपको मास फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सी टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना हो गया भाई 50 बाय 100 मींस 5 बाय 10। अगर आप इन सबको सम करो, अगर आप सम करते हो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, दैट इज 1 आएगा भाई। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 होती है, ये बात आपने याद रखनी है। मास फ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मोस्ट बोल दिया ना, चलो इंपॉर्टेंट है तभी बोला है। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, ये भी सेम है। मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एक्स। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एंड इट इज ऑल्सो अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब मान के चलो कि आपको एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें वाटर दिया गया है 90 ग्राम एंड NaOH दिया गया है 40 ग्राम मान लेते हैं। तो आपको इनकी हर एक की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। कैसे निकालोगे बताइए। मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मतलब वेट, एम मतलब मोलर मास। अभी वेट देखो कितना होता है, वेट वाटर का होता है 90 नहीं होता, 90 गिवन है। मोलर मास कितना होता है H2O। मोलर मास कैसे निकलता है, एटॉमिक मास को जोड़ के। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18, और यहां से ये 18 5 90 आ गया। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके भाई, NaOH के। तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉशिंग मशीन। तो क्या रहेगा भाई, वॉशिंग मशीन आपने कर दिया, वेट बाय मोलर मास कितना आ गया, ये वेट इसका 40 है, मोलर मास NaOH के कितना होता है पता होना चाहिए, 2 3 का। तो Na का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 होता है 40।
तो यहां से कितना आ गया 1 आ गया। आपको निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किससे बना है, H2O से एंड NaOH से। तो ये कितना हो गया भाई, H2O के मोल्स कितने हैं 5, टू द सॉल्यूशन के मोल कितने 5 + 1 6, तो ये कितना हो गया 5/6। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे निकाल लो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 1 टू द सॉल्यूशन 6 1/6 आ गया। या फिर दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता था, अगर आप चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 ही आएगी। H2O का तो आपको पता चल चुका है 5/6 है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल्स टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल्स टू 1 को उधर लेके जाएंगे, ये 1 - 5/6 हो जाएगा, तो दैट इज 1/6 हो जाएगा। ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इस तरह से हो सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्कर लाइट हो गया है, और एक बार मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो, और चलती चलती वीडियो में डाल लेता हूं। भाई क्या है कि घर पे कोई है नहीं, अकेले को बनानी पड़ रही है, प्ले पोज खुद ही करना पड़ रहा है, दैट्स वाई मजबूरी है। और ये है कि आज वन शॉट देना भी है बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो भी, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का यूज कब होता है, अभी जैसे ना दिवाली के टाइम पे पोल्यूशन बढ़ जाता है कई जगह पे, दिल्ली में जैसे, ठीक है, तो क्वांटिटी मापी जाती है कि एयर के पार्टिकल्स में इंप्योरिटीज के पार्टिकल्स कितने हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन क्या होता है 10⁶ होता है ना। जैसे आपको निकालना है ppm ऑफ A, ppm ऑफ A, पार्ट्स पर मिलियन फॉर A, तो फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ A टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन, और जैसे परसेंटेज निकालते हैं इनटू में 100 होता है ना, ऐसे पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा, इनटू में 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम के लिए भी हो सकता है, जैसे पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए निकालना वॉल्यूम की टर्म्स में, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा हैंग होते हैं वो है मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। इनमें सबसे ज्यादा हैंग हो जाते हैं बच्चे, इनको करते हैं बहुत आसान भाषा में, ठीक है। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, एंड नॉर्मैलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। अगर मैं बात करता हूं कि फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे बात करूं मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नॉर्मैलिटी की बात करूं तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहां पे एक नई टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है भाई ये है। अगली बात करें शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या होगा मोलैरिटी का, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी, कौन देगी भाई विमला। इसकी बात करें मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से, वॉशिंगटन से। और नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग इंजन
1-2 मिनट लगेंगे, तुम्हें अभी के भी याद हो जाएगा। वॉशिंग इंजन 1000 में देगी बिमला। क्लियर है? कैमरा सही चल रहा है? यस। वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला। अब आपको ये पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। WB मींस वेट ऑफ सोल्यूट, MB मींस मोलर मास ऑफ सोल्यूट, VML मींस वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम इन मिलीलीटर है, बट आपको वॉल्यूम किस में चाहिए होता है? लीटर में। दैट्स व्हाई आपने ऊपर 1000 लगाया है। इन केस वो लीटर में होता तो आपको जरूरत नहीं थी, आप ऊपर 1 ही रखते। ऐसे WA, ए बताया था मैंने अभी, वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये वेट ऑफ सोल्यूट है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये है वेट ऑफ सोल्यूट। ईबी बोले तो इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास एक नई टर्म है, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ता है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है मैं बताता हूं। मान के चलिए आपको एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? मोलर मास। अब एसिड की पहचान क्या होती है? उसमें H होता है, टू द नंबर ऑफ H। अगर आपको बेस के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? मोलर मास टू द नंबर ऑफ OH। बात समझ में आई है नहीं आई है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास एक एसिड है H2SO4, आपको उसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो कैसे निकाल लोगे आप लोग? पहले उसका मोल मास निकाल लो। हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 into 4 64। तो कर दो भाई इनको, कितना आ जाएगा यहां से? 92 टू द नंबर ऑफ H। एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर ऑफ H कितने यहाँ पे? 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 49 आ गया। क्लियर हुआ? मान के चलो कोई बेस है आपके पास, ठीक है, बेस है कोई भी मान लो, जैसे कि फेमस NaOH है, CuH2 मान लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मान लो AlOH3 है। इसका कैलकुलेट करना आपको इक्विवेलेंट मास। तो पहले इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27, ऑक्सीजन का 16 + 1 17 into 3 51 है ना। तो ये मोलर मास कितना आ जाएगा यहाँ से? 78 टू द नंबर ऑफ OH। OH कितने हैं? 3 है, तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 26 आ गया। ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई सोल्ट है, कोई भी सोल्ट है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? मोलर मास टू द चार्ज ऑन कटायन। चार्ज ऑन कटायन सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, वैसे ही डरे बैठे आप लोग। ठीक है, आपको चार्ज देख लेना है कितने का ट्रांसफर हो रहा है, ये वो। चलिए, ये फॉर्मूले रहेंगे। अगर आपको यूनिट याद नहीं रहती हैं तो याद रखिए, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोलर, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोलर, एंड नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है नॉर्मल। बहुत काम आएंगी। मोलैलिटी की यूनिट मोलर, मोलैलिटी की यूनिट मोलर, नॉर्मेलिटी की यूनिट नॉर्मल, बस। और कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल एम से, एंड उसको कैपिटल एम से। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपको कोई बोले कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, आपको ये बोला गया है। 100 ग्राम नहीं होगा, हो भी सकता है वैसे, तो 100 मिलीलीटर मान लेते हैं हम लोगों ने। इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी बिमला। वो आपको यही बोल सकता था कैलकुलेट इट्स मोलर कंसंट्रेशन। मोलर वर्ड जब भी लग जाए ना, इसका मतलब मोलैरिटी निकालनी है। या कंसंट्रेशन वर्ड जब भी लग जाए तब भी मतलब वो मोलैरिटी बोल रहा है। तो देखिए, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है आपको? 20। मोलर मास NaOH का अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, 40 होता है, इंटू में 1000 टू द वॉल्यूम जो कि है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये 2 हो गया, ये 5। इसके आंसर आ गया 5 मोलर। क्लियर है? कुछ और मान के चलो, यहां पे लेते हैं 40 ग्राम NaOH इन 500 ग्राम H2O। अब यहाँ पे सोलवेंट होगा, दोनों चीजें ग्राम्स में देखें, हो सकता है कि ग्राम्स में ना भी दे रखी हो, तो डेंसिटी का यूज हो जाता है। बाकी न्यूमेरिकल का वन शॉट अलग से बनाऊंगा। अभी तो जस्ट ये है कि साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आए। इतने मुश्किल न्यूमेरिकल आते भी नहीं है वैसे, कि ज्यादा मुश्किल आएंगे। तो मोलैलिटी निकालनी है, फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई? वॉशिंगटन से आएगी। वॉशिंग मतलब वेट कितना दिया? 40 टू द MB मोलर मास NaOH का कितना होता है? 40 इंटू में 1000, एंड वेट ऑफ सोलवेंट, वेट की पता ना यूनिट ग्राम्स होती है, ग्राम्स में दे रखा है 500। तो यहां से क्या हो गया? 2 मोलर। अगला न्यूमेरिकल देखिए, जैसे कि ये बोलता है 98 ग्राम H2SO4 इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन।
ये आ गया। आप लोगों को इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग इंजन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग मतलब वेट, जितना आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 98। ईबी बोले तो इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास H2SO4 का कैलकुलेट कर सकते हो, किया भी था हमने। कितना आया था 49 इंटू में 1000 टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया गया है आपको 500 दिया गया है। तो ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 2, तो यहां से क्या आ गया 4 नॉर्मल। क्लियर है। अब फेमस क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिफाइन करो, क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म बनती है कि मोलैलिटी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्यों? मोलैलिटी एक मास बाय मास कंसेप्ट है। याद रखिए मोलैलिटी क्या है, मास बाय मास कंसेप्ट। और मोलैलिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है, जो जरूरी बात है। ये मास बाय मास कंसेप्ट है, मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है। ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, वाइल ये चेंज हो जाता है। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। टेम्परेचर के बढ़ने से मोलैलिटी घटती है, टेम्परेचर के बढ़ने से मोलैलिटी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वैल्यू इसकी घटेगी। ठीक है। मास बाय मास कंसेप्ट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, दैट्स व्हाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही बनने की चांस है कि मोलैरिटी को क्यों प्रेफर करते हैं। यही सिंपल सा रीजन है। मास बाय मास कंसेप्ट है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। ये मास बाय वॉल्यूम कंसेप्ट है, चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी, इसी वजह से हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये है कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जो बन सकता है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? घुलनशीलता। ठीक है, समझ के चलिए। जैसे कि आपके पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जनरली हम पानी मानते हैं, तो पानी है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है सराउंडिंग का। आप इसमें कोई सब्सटेंस घोलते चले गए, चीनी घोलते चले गए, घोलते गए घोलते गए। एक्चुअल में जब इसमें कोई सब्सटेंस घुलता है, वो कैसे घुलता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस में जाके वो फिट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इस स्पेस में जाके उसने फिट होना है। तो कितना ज्यादा आप घोल सकते हो उस फिक्स टेम्परेचर पे, उसी को क्या बोला जाता है? सोल्यूबिलिटी। जैसे हम लोग खाना खाने जाते हैं, शादी में चले गए, सब कुछ फ्री का होता है, बट ये तो नहीं है ना सब कुछ खा जाएंगे। एक लिमिट होती है उस खाने के बाद। तो ये होता है कि भाई बस सांस लेने की जगह बची है। ऐसे ही फंडा होता है सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो किस तरह डिफाइन करूंगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कह लीजिए, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टांस dissolved in a given amount of solvent, given amount of solvent at a particular temperature, at a particular temperature। कि भैया एक सॉल्वेंट के अंदर एक टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे आप कितना सोल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व करवा सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी। और यहां पे एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, सो दैट द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। आपको ये टर्म बहुत सुनने को मिलेगी, सो दैट द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, कि सॉल्यूशन आपका क्या हो जाए? सैचुरेटेड हो जाए। अब सर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोला है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसी को कहते हैं जिसमें आप और ज्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं करवा सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, अब सोल्यूबिलिटी के दो हैं पॉइंट जो हमने देखने हैं। सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं कि आप सॉलिड को डिसॉल्व कराने वाले हो किसी लिक्विड में, और एक बार हम बात करेंगे कि किसी गैस को डिसॉल्व करवाने वाले हो किसी लिक्विड में। दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो यहां पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है। और यहां से एक टर्म निकल के आती है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जो जैसा होता है वो वैसों में घुलता है। ठीक है। पोलर सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन पोलर सब्सटेंस एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सब्सटेंस, व्हाइल नॉन पोलर सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर एंड इनसोल्यूबल इन पोलर। क्या मतलब है इस बात का? कि पोलर सब्सटेंस हमेशा घुलेंगे पोलर में, किस में नहीं घुलेंगे? नॉन पोलर में। सिमिलरली नॉन पोलर घुलेंगे नॉन पोलर के अंदर, किस में नहीं घुलेंगे? वो पोलर में। क्लियर होती है बात? सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, बट वो पानी में घुल जाते हैं। कई बार पानी पोलर है तो वो कैसे घुल गए, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बट जनरली ऐसा नहीं होता। मान लो मैं हूं इंडियन हूं, मेरी वीडियो मोस्टली इंडियन ही देखेंगे, बट एक्सेप्शन है कि देखी जाती है वीडियो, नेपाल में भी देख लेते हैं, पाकिस्तान में भी देख लेते हैं। रीजन क्या, वो लैंग्वेज मैच कर जाती है, उन्हें वो समझ में आ जाती है। समझ रहे मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, अगर आप घोल रहे हो ना तो पॉसिबल है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, एंड पॉसिबल है कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि आपने एक चीज घोली और वहां से हीट निकल रही है, अब जिसमें से ऑलरेडी हीट निकल रही है और अगर आप उसको हीट दोगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप लोग, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो याद रखना वहां पे सोल्यूबिलिटी घटेगी। एंडोथर्मिक है कोई रिएक्शन, एंडोथर्मिक क्या होता है, जिनको हीट की रिक्वायरमेंट है, और जिनको हीट की रिक्वायरमेंट है और हम उन्हें हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है भाई फैक्टर प्रेशर, कि प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। देखिए प्रेशर वहां पे फर्क डाल सकता है जहां पे चीजों को कंप्रेस किया जा सकता है, बट सॉलिड और लिक्विड जनरली नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज बोथ आर नॉन कंप्रेसिबल। अब बात करते हैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करवाना है। गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराना है तो यहां पे एक लॉ निकल के आया था जिसे हम लोग जानते हैं हेनरी लॉ के नाम से। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ ने क्या बात बोली, हेनरी लॉ ने रिलेशन दिया बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड प्रेशर, कि सोल्यूबिलिटी में और प्रेशर में क्या फर्क होता है, ठीक है, क्या इफेक्ट डलेगा। आप समझ के चलो, कोल्ड ड्रिंक होती है ना, पी होगी सबने, उसमें गैस होती है, गैस को डिसॉल्व कराया जाता है। वो गैस कैसे डिसॉल्व कराई जाती है, उस पर हाईली प्रेशर लगाया जाता है। अब गैस की नेचर नहीं है लिक्विड में मिलना, गैस की नेचर है हवा में फिरते रहना। जैसे आप लोगों की नेचर नहीं है बुक्स पे बैठे रहना, बट वो पेरेंट्स होते हैं फिर हम लोग बैठे रहते हैं ना, वो प्रेशर पड़ जाता है। ऐसे गैस के ऊपर प्रेशर लगा है, दैट्स वाई वो गैस घुल रही है उसमें, और जैसे वो प्रेशर हटता है वो ढक्कन खुलता है, गैस बाहर आ जाती है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सोल्यूबिलिटी, या ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ अ गैस, ये पुरानी डेफिनेशन है, डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड is proportional to the pressure applied above the gas, या pressure of the gas, to the pressure applied above the gas। ठीक है, तो m mass of gas dissolved is directly proportional to p, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m is equal to kHp, m is equal to kHp, where m is gas dissolved, kH is Henry constant, p is pressure। फिर इसको मॉडिफाई किया गया, डाल्टन ने इसको मॉडिफाई किया, जो हम आजकल पढ़ते हैं वो डेफिनेशन क्या है, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज proportional to the mole fraction of gas, mole fraction of gas of that gas। मतलब क्या कह रहा है कि P is directly proportional to X। अब गैस जनरली सोल्वेंट सोल्यूट होगी वहां पे,
भैया अगर कोल्ड ड्रिंक में गैस डाल दो तो गैस वहां पे किसका काम कर रही है, सोल्यूट का ही काम कर रही है। तो मतलब मैं यहाँ पे x भी लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और यहां से अगर मैं इसको आगे लिखूं P इक्वल टू क्या होगा, KHXB। ये मॉडिफाइड टर्म है जो हम जनरली यूज करेंगे, ठीक है। अब KH हेनरी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। KH से रिलेटेड ध्यान से सुनो मेरी बात को, KH की वैल्यू हर एक गैस के लिए डिफरेंट होती है, पहली बात। टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। दूसरी बात, अगर KH की वैल्यू ज्यादा है इट मींस उस गैस की सोलिबिलिटी कम है। KH की वैल्यू किसी भी गैस के लिए ज्यादा है इट मींस उस गैस की सोलिबिलिटी कम है, और KH की वैल्यू अगर कम है इट मींस उस गैस की सोलिबिलिटी उस लिक्विड में ज्यादा रहेगी। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, सिंपल सी बात है कि हम डिजोल्व करवा रहे हैं। जब भी डिजोल्यूशन होता है चीजें पास पास आती हैं। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी घटेगी। क्लियर है। तो आप लोग याद रखना, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी घटेगी। किसकी घटेगी भाई, ऑफ गैसेज इन लिक्विड। और प्रेशर बढ़ता है तो सोलिबिलिटी बढ़ती है इसके केस में। बट अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, सिंपल समझो यार, गर्मी है, गर्मी में आप लोग पास पास बैठना पसंद करते हो क्या? बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, चिपक चिपक के बैठोगे क्या? दूर दूर ही बैठोगे ना। घुलना मिलना तो बिल्कुल ही पसंद है, तो भाई दूर हो। यही फंडा गैस के साथ भी रहता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर आई होप आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हो। एक लॉ होता था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद है? कुछ नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं। ऐसा होता था कि हम एक बीकर ले लेते थे जिसमें बहुत सारी गैसेज होती थी, A, B, C, D, ठीक है। अब PA, PB, PC, PD, इट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। मतलब इस पे पूरे पे जो प्रेशर लग रहा है उसमें A का पार्ट कितना है, दैट इज A का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। A के पार्ट वाला प्रेशर, B के पार्ट वाला प्रेशर। और अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना होता तो मैं क्या कर देता था, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD। कंफ्यूज होता ना, पार्शियल प्रेशर उसे बोलते हैं। एक टर्म निकल के आती है यहां से भाई, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय P। किसे बोलेंगे वेपर प्रेशर भाई? बताइए, वेपर प्रेशर किसे कहा जाएगा? इट इज द प्रेशर exerted by the vapors, exerted by the vapors। जो वेपर्स लगाएंगे उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे, या कह सकते हो वाष्पीय दबाव। जैसे होता है ना, चाय बनाते हैं तो चाय बनाई, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया सो दैट की चाय जल्दी बन जाए, तो वो चाय का ढक्कन हिलना स्टार्ट कर देता है। वो किसकी वजह से हिलना स्टार्ट करता है? वो वेपर जो है कॉन्टिन्यूसली बन रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, वहां पे प्रेशर अराइज हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब वेपर प्रेशर के बारे में जो बढ़िया बात की वो एक भाई साहब ने की, जिनका नाम था राउल्ट्स। क्या नाम था भाई जिनका? राउल्ट्स नाम था। उन्होंने बढ़िया बात की, और इसी बात को हम लोगों ने अभी पढ़ना भी है कि क्या बात उन्होंने की। इसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ने वही बात की जो हेनरी लॉ में बात हुई थी। क्या बात हुई थी हेनरी लॉ में? दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। राउल्ट्स लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट है भी, जैसे हेनरी लॉ था ना वैसे ही राउल्ट्स लॉ भी है। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या बात बोली मैं बताता हूं आपको। उन्होंने बोला दैट पार्शियल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर की जगह पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट is equal to mole fraction of that component, या is directly proportional to mole fraction of that component, उसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। क्लियर है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई PA की बात कर रहा हूं, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे PA इज इक्वल टू क्या होगा? देखो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हेनरी लॉ में था वो था KH। इसमें क्या होगा? P नॉट A, X।
इसको हटाया तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या बना, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। इसको करूंगा तो PB इक्वल टू क्या बनेगा, P नॉट बी इंटू XB। तो मोस्टली बुक्स के अंदर इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट is equal to the vapor pressure of that component in pure state multiplied by the mole fraction of that component, mole fraction of दैट कंपोनेंट। होता है क्लियर? अभी देखो समझ में आ रही है बात कि वेपर प्रेशर अगर किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो किसके को होगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। वेपर प्रेशर बी निकालना है तो वो किसके को होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहां से राउल्ट्स लॉ आगे दो तरह से डिफाइन किया गया, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर volatile solute and Raoult's law for नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, दो केस के लिए हम करेंगे, वोलेटाइल सोल्यूट के लिए एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। अब आपको ये समझना होगा कि वोलेटाइल सोल्यूट का क्या मतलब है एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या मतलब है। फोकस करना मेरी बात पे, ठीक है। जैसे ये है सोलवेंट वाटर, ठीक है, ये है। अब एक आपके पास सोल्यूट, दो सोल्यूट मान लेते हैं, एक सोल्यूट है, ये है वोलेटाइल सोल्यूट, और एक केस में हम लोग मान लेते हैं एक सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। वोलेटाइल सोल्यूट किसे कहते हैं? वोलेटाइल वर्ड आपको सुना हो तो चंचल वर्ड। वोलेटाइल का यहाँ पे क्या मतलब है, जो इस सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाएगा, जिसके वेपर्स बहुत आसानी से बन सकते हैं। अब सोलवेंट जनरली सोलवेंट जब भी बोला जाता है इट मींस वाटर की बात की जा रही है। वाटर एक यूनिवर्सल सोलवेंट है। 99.9% जब भी मैं सोलवेंट बोल रहा हूं इट मींस मैं वाटर की बात कर रहा हूं। तो वाटर के वेपर्स तो आसानी से बन जाते हैं। अब आपने इसमें सोल्यूट डाला, ऐसा सोल्यूट डाला जो कि वोलेटाइल है, मतलब जिसके वेपर आसानी से बन सकते हैं। तो अगर मैं बोल लूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फोकस करना मेरी बात, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है भाई? सॉल्यूशन मिलके बनता है सोल्यूट से एंड सॉल्वेंट से, ये बात होती है ना। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बना दिया तो वेपर सॉल्वेंट के भी बनेंगे, वेपर सोल्यूट के बनेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं PS इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट किसे कहेंगे PB, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज PA। क्लियर? अब PB को मैं क्या भी लिख सकता हूं राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, P नोट B इंटू XB, और PA को क्या लिख सकता हूं मैं, P नोट A इंटू XA। अब हम अगर इसको रखना चाह रहे हैं सिर्फ सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, अगर आपको याद हो XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहां से अगर आप लोग XA की वैल्यू निकालना चाहो तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। तो आप लोग लिख सकते हो P नोट B इंटू XB प्लस P नोट A, और यहां पे क्या लिखा जाएगा 1 माइनस XB लिखा जा सकता है। ये हो गया PS। क्लियर है? और आगे लिखना चाह रहे हो भाई P नोट B इंटू XB प्लस P नोट A माइनस P नोट A XB, और आगे क्या होगा, इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, इन दोनों में से XB को कॉमन लिया जा सकता है, और ये क्या हो जाएगा P नोट B माइनस नहीं, हाँ माइनस P नोट A और प्लस P नोट A, ये है PS। आई होप कि दिखाई दे रहा है सब कुछ, चेक कर लेता हूं मैं एक बार। हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है भाई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात। नॉन वोलेटाइल मतलब जो डिजोल्व नहीं होता, जिसके वेपर्स बनाने आसान नहीं है, मतलब आपने कोई सॉलिड इसमें मिक्स कर दिया तो उसके वेपर आसानी से नहीं बनेंगे। आपको पता है सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्यूशन मिलके बनता है सोल्यूट
प्लस सॉल्वेंट। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है नॉन वोलेटाइल केस में वो सोल्यूट की वजह से नहीं है, क्योंकि सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल इसके वेपर बनाने आसान नहीं है। जब वेपर आसानी से नहीं बनेंगे तो प्रेशर भी नहीं लगेगा। तो यानी कि क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल। तो PS को मैं लिख सकता हूं PA, और PA को मैं क्या लिख सकता हूं, P नॉट A इंटू एक्स ए, दैट इज PS। और यहां से एक टर्म बनती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। होप कि आप लोगों को ये क्लियर है राउल्ट्स लॉ क्या था फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, जो घुल जाता है, ठीक है, जिसके वेपर आसानी से बन जाते हैं, जिसके वेपर आसानी से बनेंगे तो प्रेशर दोनों के मिक्सचर से होगा सॉल्यूशन का। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, आपने नॉन वोलेटाइल को इसमें ऐड किया सॉल्वेंट में, तो सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे, इसके वेपर नहीं बनेंगे। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही लिखा जाता है। स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो देखो यार इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% लिख लो इसको, ये आएगा स्पेशली जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट रहते हैं। डिफरेंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये एक बिल्कुल श्योर टॉपिक है, आइडियल नॉन आइडियल। आइडियल जो अच्छा बच्चा है ना, जो बड़ों की बात मानता है, नॉन आइडियल जो अच्छा नहीं है। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो बड़ों की बात माने, और बड़ा कौन है, राउल्ट्स, विच ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को मानता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल। और जो राउल्ट्स लॉ को नहीं मानता, विच डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये राउल्ट्स लॉ को मानता है तो पीए बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू होगा P नॉट ए इंटू एक्स ए, डेफिनेशन भी लिखनी है आपने। एंड पी बी किसके इक्वल होगा, P नॉट बी इंटू एक्स बी, समझते हो। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और अगर भाई साहब राउल्ट्स लॉ को नहीं मान रहे हैं तो PA इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट ए इंटू एक्स ए एंड PB इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि देखो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। इंटरेक्शन का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट करेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए बी की जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल सेम होगी जितनी ए की इंटरेक्शन है एंड बी की इंटरेक्शन। मतलब जैसे सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहा था और सोल्यूट को अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे ही सॉल्वेंट आपस में अट्रैक्ट करके सॉल्यूशन बनाएंगे। आइडियल तो वही है ना, कोई फर्क ही नहीं आया अट्रैक्शन में। और यहां पे इंटरेक्शन ऑफ ए बी, देखो सबसे कॉम्प्लिकेटिंग और सबसे जरूरी पॉइंट यही है, इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज नॉट सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी, इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी। क्लियर। आगे समझिए, अगर इनकी इंटरेक्शन सेम है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, तो जब आप मिक्स करोगे तो देखो वॉल्यूम कम या ज्यादा कब होता है, अगर चीजें एक दूसरे को रिपेल करेंगी, सोल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे को रिपेल करने लगे, वो एक दूसरे से प्यार ही ना करे, वो दूर दूर भागे, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। और अगर वो बिल्कुल ज्यादा अट्रैक्शन शो करने लग जाए तो वॉल्यूम घट जाता है। बट यहाँ पे तो अट्रैक्शन क्या रही है, सेम रही है। तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया। यहां पे क्योंकि इंटरेक्शन उनकी सेम नहीं है, कम ज्यादा हो सकती है, तो चेंज इन वॉल्यूम भी कम ज्यादा हो सकता है, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, या तो जीरो से कम होगा या जीरो से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ना अट्रैक्शन हुई ना रिपल्शन हुई, सिर्फ ऐसे ही पड़े रहे, मतलब ना उनके बीच में अट्रैक्शन ना रिपल्शन है, ना ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ना ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो चेंज इन हीट भी क्या आया, चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज जीरो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट जीरो, पॉसिबल है वो ज्यादा आ जाए, पॉसिबल है वो कम आ जाए।
एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपने मिक्स कर दिया एन हेक्सेन को एंड एन हेप्टेन को, आपने मिक्स कर दिया है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। और नॉन आइडियल में क्या आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपने मिक्स कर दिया इथेनॉल को एंड वाटर को, ये इसका बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल इसके पॉसिबल है। एक ग्राफ बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो देख लो। आइडियल में वो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस साइड सोल्यूट लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट रहेगा पी नोट बी, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं पी नोट ए। ये किसका है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसको ऐसे और इनको ऐसे, अगर मैं गलत नहीं लिख रहा हूं तो, ठीक है। अब देखो ये किसका एरिया है, सोल्यूट का एरिया है, तो सोल्यूट की यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होगी 1 और सॉल्वेंट की होगी 0, ये है मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे एक्स बी 0 होगा और एक्स ए कितना होगा 1 होगा। अगर आपको पता हो ये है पी नोट बी, ये है एक्स बी, जब एक्स बी की वैल्यू 1 है, पी नोट बी की वैल्यू पूरी हाई होगी, तो ये होगा पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, और ये क्या है पी ए क्या है पी नोट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। पी ए पी बी है और इनका सम क्या कहलाएगा पी ए प्लस पी बी। अब नॉन आइडियल, नॉन आइडियल के फर्दर टाइप्स होते हैं, फर्दर 2 टाइप हैं, कौन कौन से नॉन आइडियल के, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता है आइडियल से, याद रखना, और नेगेटिव में नीचे की तरफ चला जाता है, अलग अलग बनाना आप लोगों ने, क्लियर। आगे बढ़े तो मैंने कहा था कि पी ए इक्वल नहीं होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए, के मतलब क्या होगा, पी ए पॉजिटिव में क्या होगा ज्यादा होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए के, और पी बी ज्यादा होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी से। नेगेटिव में क्या होगा, पी ए इज लोअर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज लोअर देन पी नोट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। सब डिफाइन करोगे तो किस तरह से करोगे, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पॉजिटिव डेविएशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला वो होगी इंटरेक्शन ऑफ ए बी is lower than interaction of AA and BB। इस केस में क्या होगा, AB की जो इंटरेक्शन है वो AA और BB के इंटरेक्शन के कंपैरिजन में कम होगी। जो प्योर कंपोनेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में इनकी इंटरेक्शन कम है, और इसमें क्या होगी इज हाइयर होगी, ठीक है। बाकी सारी बात सेम है, मतलब ए बी एक दूसरे को कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में एंड बी के कंपैरिजन में। और इस केस में क्या है, ए बी एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी। ये पॉइंट है भाई, ध्यान से समझो। अगर इंटरेक्शन क्या है, कम है, इंटरेक्शन क्या है कम है, मतलब एक दूसरे को उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो थोड़ा दूर दूर भाग रहे हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा खुद से बताओ, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो दूर दूर बैठेंगे, और चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा भाई, पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है, पहले से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अट्रैक्शन उनका वॉल्यूम क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा नेगेटिव। वैसे सिंपल भी है, ये मैं उन बच्चों के लिए है कि जो ज्यादा डीप में जाना चाह रहे हैं उनको बता रहा हूँ, वैसे सिंपल रखो, पॉजिटिव में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान से कर लेना। चेंज इन हीट की बात करते हैं, जब रिपल्शन होती है ना वो प्रोसेस एंडोथर्मिक कहलाती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या रहता है, पॉजिटिव होता है, तो उनको हीट देनी पड़ती है। और यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन जब भी होंगी तो वो रिएक्शन क्या रहेगी भाई, एक्सोथर्मिक रहेगी, ठीक है। और डेल्टा एच क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, पॉजिटिव का, इथेनॉल एंड वाटर,
इथेनॉल एंड वाटर। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है भाई, इसके एग्जांपल बेस्ट रहेगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना। नेगेटिव डेविएशन वाले क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होते हैं। अब ये क्या फंडा है ये अभी बताता हूं आप लोगों को। अभी जस्ट एक बात याद रखो कि ये होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और ये होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्लियर। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यार ये क्या फंडा है, ये एजियोट्रोप्स क्या बोला है अभी। हाँ, करते हैं कंसंट्रेट। तो एजियोट्रोप्स जो आपको देखने को मिलेगा, किस नाम से भी देखने को मिल सकता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से भी देखने को मिल सकता है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इनके नाम में सारी डेफिनेशन छुपी हुई है। दोज मिक्सचर विच हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट या विच बिहेव एज प्योर लिक्विड। मिक्सचर है बट बॉइल किस तरह से हो रहे हैं, एक प्योर लिक्विड की तरह। जैसे एक प्योर लिक्विड का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है। डिफाइन किस तरह से करोगे, सिंपल सी डेफिनेशन है। दोज मिक्सचर, वैसे नोट्स में मैंने सभी की बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। दोज मिक्सचर्स विच हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आर कॉल्ड, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं, या फिर एजियोट्रोप्स भी बोल सकते हैं। अब एजियोट्रोप्स के आगे दो टाइप होते हैं भाई, कौन कौन से, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या मतलब हुआ इसका, मैक्सिमम का एंड मिनिमम का। डिफाइन तो इस तरह भी कर सकते हो आप लोग। मैक्सिमम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, दो सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड दो सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये सिंपल डेफिनेशन हो सकती है। अब मैं सिंपल समझाता हूं। मान के चलो कि मदर है, फादर है और उनके मिक्सचर से उनका बेबी बन गया। मदर ने 8th तक पढ़ाई की है, फादर ने 10th क्लास तक पढ़ाई की है और उनका बेबी पढ़ाई कर लेता है भाई 5th क्लास तक। इनका मिक्सचर है, इन दोनों से ही कम पढ़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ, मिनिमम। भाई जिनसे मिलके बनता है उनसे ही कम पढ़े, उनसे भी कम पढ़ाई करे तो मिनिमम है। और पॉसिबल है कि ये भी 12th कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, तो ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होता है कि जिन मिक्सचर्स जिनसे मिलके बना है उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का हो तो उसे कहेंगे मैक्सिमम। एग्जांपल अभी देख सकते हो आप लोग, एसीटोन। और बेटा जिनको ज्यादा डीप में समझना है ना कि सर मुझे तो बिल्कुल जेई लेवल का समझना है, ये मैंने फुल डीप में समझा रखे हैं कंसेप्ट एक पूरा, अच्छी वीडियो है, लेंथी। अभी ये जल्दी से निपटाओ, ठीक है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म क्या होगा, मैक्सिमम। और मिनिमम का एग्जांपल क्या हो सकता है, जिनमें ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ये शॉर्टकट रहेगा, इथेनॉल एंड वाटर। ये एग्जांपल है किसका भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का। क्लियर है। तो ये हुआ सारे का सारा फंडा, आइडियल वाला एंड एजियोट्रोप्स वाला। तो अभी आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दोज प्रॉपर्टीज which depends upon number of moles of solute or amount of solute, number of moles of solute or amount of solute, but does not depends upon, या सिर्फ यही रखो कि डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। सिंपल सी बात और कुछ नहीं, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले मैं बात करूं ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करता हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरे नंबर पे बात करूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ नंबर पे बात करूं तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले हम लोग किसको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। क्या होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? देखिए बात को समझने की कोशिश करनी है। हमारे पास एक सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट आपको पता ही होगा क्या है। सॉल्वेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं मींस मैं वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये है सॉल्वेंट और ये है सोल्यूट। और सोल्यूट क्या है भाई, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मींस जिसको वेपराइज आप नहीं कर सकते आसानी से, ये है सोल्यूट। और आपने इनको मिक्स करके क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। सोल्यूट को मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब आप इनके वेपर बना रहे हो, हीट कर रहे हो। ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। कैसा सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में ही, कि जितना उसका अमाउंट होगा उतना फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब समझिएगा इस बात को ध्यान से। ये है सोल्वेंट, प्योर सोल्वेंट है, इसके वेपर बहुत आसानी से बनेंगे। इसमें भी सोल्वेंट है बट इसमें सोल्यूट भी है। अब जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, उसने सरफेस को घेर लिया, उसके वेपर बनाना इतनी आसान नहीं है, बनेंगे ही नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूशन में से और सॉल्वेंट में से किसके वेपर ज्यादा आसानी से बनेंगे, ऑब्वियसली आंसर होगा सॉल्वेंट का। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। कितना कम है, इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसके कंपैरिजन में कितना कम है उसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute, containing a non-volatile solute is always lower than vapor pressure of pure solvent, pure solvent। एंड यही बात किसमें थी, राउल्स लॉ में भी थी, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखिए अगर मैं बताऊं कि ये है PS माइनस P नॉट ए, इसे मैं क्या बोल लूंगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कि कितना वेपर प्रेशर लो है, गलत लिख रहा हूं मैं, एक्चुअल में सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है P नॉट ए माइनस PS। किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। जितना इनका डिफरेंस इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कंपेयर कर दूं मैं किसके साथ भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के साथ, तो इसे बोला जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड याद रखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किस पे डिपेंड करेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी। P नॉट ए माइनस PS बाय P नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, XB। और XB का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है वैसे, करते आए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। बड़ा फेमस क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रूव किया जा सकता है आसानी से। कैसे, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। और जो भी चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। और सो सैड बात ये है कि मैं माइक लगाना भूल गया हूं, अभी लगा देते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। Our next colligative property is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. इस बात को समझूं, इस बात से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में बोलेंगे क्वथनांक, है ना। और अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं तो ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जिस पे कोई लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है। बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इट इज द टेम्परेचर
at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, देखिए ऐसे है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो फिक्स ही रहता है। कोई लिक्विड है, ये है उसका वेपर प्रेशर, और गर्म करना पड़ेगा तभी उसके वेपर का प्रेशर बढ़ेगा। इस पॉइंट पे जाके वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? अब आप समझो, ये है एक सिंपल, या मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं, डीप में आप लोग खुद देख लेना। अब सिंपल समझो यार, पानी में अगर नमक मिला दिया तो नमक एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसके वेपर आसानी से नहीं बनेंगे, और जब वेपर आसानी से नहीं बनेंगे तो आपको तो वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जाएगा। तो जैसे ही आप कोई सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम, आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं आता, उसके वेपर कम बनते हैं, और वेपर ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग क्या लिखोगे, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, and this difference in boiling point is called elevation in boiling point, elevation in boiling point, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा टीबी से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा टीबी से, और बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टीबी से। आप सिंपल समझो, एलिवेशन का मतलब ही क्या होता है, एलिवेशन होता है बढ़ जाना। किसका बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। किसके बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, सॉल्यूशन के, और किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। इनका ग्राफ भी बड़ा फेमस बनता है। यहाँ पे क्या होता है, वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर, और ये फिक्स है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये है एक सॉल्वेंट, इस पॉइंट पे जाके ये है सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इस पॉइंट पे जाके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसको आप मिला दो टेम्परेचर से, ये बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैं नोट दिखा रहा हूं, नोट मतलब प्योर, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर ही होता है, पानी प्योर था। अभी इसका मिक्सचर बनाया, ठीक है, तो उसको ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी बी क्या है, बॉइलिंग, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इनका डिफरेंस क्या कहलाता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, डेल्टा टीबी। यहां से डेल्टा टीबी का एक फॉर्मूला बन गया, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में, टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। क्लियर? अच्छा, अब याद रखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molar concentration। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, मोलर कंसंट्रेशन के। मैं लिख सकता हूं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर का मतलब होता है मोलैलिटी, स्टार्टिंग में किया हमने, इसको हटाएंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ गया, के बी एम। इस केबी को क्या बोलते हैं, इस केबी को बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसका नाम क्या होता है बेटे, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। इवन हरियाणा बोर्ड में तो एक बार क्या हो गया था, इसका नाम पूछ लिया गया था दूसरे वाला। ये दूसरे वाला नाम प्लीज आप लोग नोट्स अच्छे से देख लेना, नोट्स को जरूर अच्छे से चेक करोगे आप, जो चीज एक्स्ट्रा है ना वो नोट्स वाली भी देखोगे। इसको क्या बोला जाता है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। और अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी बिकम्स यूनिटी। जब मोलैलिटी कितनी हो जाती है, यूनिटी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें आगे भी आ जाता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम है। एम मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आया था, वॉशिंग मशीन
1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, वॉशिंगटन से आएगी। अगर हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ जाए, एमबी को उधर ले जाएंगे, ये क्या बन गया, केबी डब्ल्यूबी 1000 बाई डेल्टा टीबी इंटू में WAG, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बात क्लियर होती है। ये हुआ किसकी बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, अगली बात की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट है भाई अपना क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को अगर हिंदी में बताऊं तो क्या बोल सकते हैं उसको, जमनांक बोल सकते हैं ना, जमनांक, जिसपे कोई चीज जमना स्टार्ट कर दे। क्लियर, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय TF. It is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब टॉपिक का नाम समझिए, टॉपिक का नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप ना नाम से ही समझ जाया करो, नाम का मतलब क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, बात हम हर बार किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, कब होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। डिफाइन करो तो किस तरह से करूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी टाइप बताना है, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक्चुअल में तो उसी की वजह से सारा फर्क पड़ रहा है ना, वोलेटाइल होता तो और ही कहानी होती। कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, freezing point of pure solvent, and this difference in freezing point is called, और इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसको डिफाइन किस रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डेल्टा TF से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे भाई, अच्छे वाला तो बना देते हैं। तो देखिए यहां पे क्या था, ये था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और ये है मान लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस पॉइंट पे ये है वेपर प्रेशर, ये है टेम्परेचर। इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हो चुका है, और जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का सॉलिड के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इट इज द टेम्परेचर, भी लिख लेना। ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TF, और नॉट, नॉट मतलब क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो प्योर है। अभी सॉल्यूशन की बात कर लें तो इस पॉइंट पे इसके को हो गया, तो ये हो गया TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा TF कहलाएगा। और डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, T0F माइनस TF, ये रहेगा इसका फॉर्मूला, T0F माइनस TF। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। ये भी बिल्कुल सेम है, दैट फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन, सेम है बिल्कुल। आगे तो डेल्टा TF, इसको हटाएंगे तो ये क्या आएगा, KFM, और इस KF को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ लेना, आप लोग कहीं ना पढ़ो। क्लियर, अभी M मतलब मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, वॉशिंगटन से, ये बन गया डेल्टा TF, और यहां से आप MB निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KF WB MB नहीं, MB तो इधर ले गए हैं, ये डेल्टा
TF 1000 एंड ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। क्लियर? तो इस तरह से ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पेपर में ये भी आ जाता है प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे प्रूव कर सकते हो? ये है KF जो WB पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी ये है डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो डिपेंड कर रहा है वेट ऑफ सोल्यूट पे, और जो वेट ऑफ सोल्यूट पे या नंबर ऑफ, और WB/MB वॉशिंग मशीन ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड कर रहा है। जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है या अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, उससे हम लोग क्या बोला करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। डिफाइन किस तरह से करेंगे? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलर कंसंट्रेशन बिकम्स यूनिटी। क्लियर होता है अभी? चलो आगे बढ़ते हैं। करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा पहले हमें समझना पड़ेगा। देखो यार, मान के चलो हमारे पास दो बीकर हैं, और हमने इनको यहां से कनेक्ट कर दिया, उनको ऐसे बीच में जोड़ के रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने हाई कंसंट्रेशन ली है, यहाँ पे है हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब है ना ज्यादा मात्रा या ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन। यहाँ पे मतलब ये मान लो कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे है लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे है लोअर कंसंट्रेशन जो कि है सॉल्वेंट। अब एक सिंपल सा फंडा है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो बीच में आपने लगा रखा है, तो क्या होगा? ये हाई लो की तरफ जाएगी। ऑब्वियसली यही होगा, हाई से लो की तरफ फ्लो होता है आसानी से। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोला जाएगा इसे? डिफ्यूजन। व्हेन हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स। क्लियर है? अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक अपरेटस लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज SPM। ठीक है, पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाता है, बट नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो मोटर का यूज करना पड़ता है। ऐसे ये एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, जो सिर्फ किसको पास होने देगी? लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स को। अगर लो हाई की साइड जाने लग जाते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है ओस्मोसिस। क्या बोला जाएगा इसे? ओस्मोसिस, सिंपली OLH। ओस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल हाइयर की साइड मूव करते हैं। ओस्मोसिस में क्या होता है? लो कंसंट्रेशन पार्टिकल हाई की साइड मूव करेंगे। क्लियर है? ये लो वाले हाई की साइड मूव करने लग जाएंगे। अब मैंने इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए मैंने जो प्रेशर यहां पे लगा दिया कि ये यहां ना आए। देखो पहले क्या हो रहा था? कुछ नहीं था, हाई लो की साइड जा रही थी, डिफ्यूजन। फिर आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई तो लो हाई की साइड जा रहे हैं, इसे बोलते हैं ओस्मोसिस। और ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज डिनोटेड बाय P और पाई। P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और पाई से भी। तो किस तरह डिफाइन करेंगे? इट इज अ प्रेशर अप्लाइड ऑन हायर कंसंट्रेशन साइड, या फिर कह लो ऑन सॉल्यूशन साइड, टू स्टॉप ऑस्मोसिस, सो दैट क्या ऑस्मोसिस को रोक सको। कॉल्ड क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर दो टर्म्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 टेम्परेचर, एंड नंबर 2 कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहली बात तो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, और दूसरी बात मोलर कंसंट्रेशन पे। अब मोलर कंसंट्रेशन चाहो तो आप लोग यहाँ पे MB लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली बुक्स में C लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने C लिखा था। ठीक है, मानते हो इस बात को भी? प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, प्रेशर कुकर है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, गर्मी बढ़ाओगे तो प्रेशर वहां पे ज्यादा बन जाएगा। इनको कंबाइन कर दो, ये बन जाएगा पेटीएम, है ना? क्या बन गया ये? पेटीएम। इसको हटाएंगे तो यहां से गैस कांस्टेंट आएगा RTM। M मतलब मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी का एक तो फॉर्मूला वो था, वही वाला। कौन से वाला? देखो, एक तो इसका फॉर्मूला होता है NV, N बाई V, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कर सकते हो आप लोग P RT
एन बाय वी इधर ले जाओ, पी वी इज इक्वल टू आर टी एन बन जाएगा या एन आर टी। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला वो भी होता है मोलैरिटी का, क्या कौन सा होता है भाई? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन भी मिला, ये भी होता है इसका फॉर्मूला पी आर इंटू टी एम। एम मतलब वॉशिंग मशीन, गलत लिख रहा हूं मैं, वॉशिंग मशीन ज्यादा पढ़ा लिया ना इसलिए गलत लिखने लग गया। 1000 में देगी भी मिला, ये हो जाएगा। एमबी को इधर ले जाएंगे तो कुछ काम बन सकता है। एमबी को अगर आप इधर ले जाओगे तो क्या हो सकता है? आर इंटू टी इंटू डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बाय टी इंटू में बी एम एफ। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब समझिए, अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है देन दीज आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी एक का ज्यादा है और दूसरे का कम है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगली बात क्या है? अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ा दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा मैं कर दूं, तो क्या होगा? ये इस साइड जाने लग जाएंगे और इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही पास होंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहा जाएगा इसे? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ, कैंट आरओ सुना होगा नाम। आरओ में मतलब यही प्रोसेस यूज की जाती है, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? व्हेन प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, पार्टिकल्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन मूव टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। ये समझो ये नमकीन पानी है, ये समुद्री पानी है, मान लो सी वाटर है, ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है। आप सी वाटर पे ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना तो वहां से प्योर नमक छिन जाएगा और पानी पानी इसमें से पास होगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देते, तो सिर्फ पानी पानी पास होगा। और इस प्रोसेस को बोला जाता है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर में से सॉल्ट को अलग कर देना। बात समझ में आती है? अभी आरओ में भी यही फंडा होता है। आरओ में मेम्ब्रेन लगी होती है, गंदा पानी है, हायर कंसंट्रेशन है, प्रेशर लगाएंगे तो पानी छिन जाएगा, गंदगी ऊपर ही रहेगी, वो तो पास नहीं हो पाएगी। क्लियर? ये हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। बस अब इस यूनिट के अंत की तरफ बढ़ चुके हैं हम, और अंत में आता है एक टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या बोला जाता है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। फोकस करना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नाम से क्लियर है, जो मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल ना हो, ठीक है। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस calculated by any of colligative property, any of colligative property comes out different from expected value इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं भाई। बात समझ आई? ऊपर से जा रही है, समझाओ। क्या कह रहा है कि किसी पार्टिकल का आप लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम बार बार कर भी रहे थे, एमबी को लेके जा रहे थे। तो अगर उसकी वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, जो आपने सोची थी उससे डिफरेंट आ जाती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और ये सिर्फ कब पॉसिबल है? इफ दैट सब्सटेंस अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर वो सब्सटेंस वहां पे एसोसिएशन शो करे और
डिसोसिएशन शो करे तभी कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब इस टर्म को और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, दैट इज वैन डर वाल्स फैक्टर। वैन डर वाल्स फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। आई का फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल या कह लीजिए कैलकुलेटेड मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका भाई? अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में करना चाह रहे हो तो इसका फॉर्मूला होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई और फॉर्मूला करना चाह रहे हो तो और क्या हो सकता है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर आप इस कंसेप्ट को भी डीप में पढ़ना चाहते हो, सारे कंसेप्ट डीप में करवाए हैं, आप किसी को देखना चाहते हो देख सकते हो। ठीक है, अब समझो दूसरी बात को, आगे क्या होता है सर इसका मतलब? आई वैन डर वाल्स फैक्टर की वैल्यू 3 हो सकती है, आई इक्वल्स टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लोअर देन 1 हो सकता है। अगर आई इक्वल्स टू 1 है इट मींस वहां पे कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुई है। आई ग्रेटर देन 1 है इट मींस वहां पे डिसोसिएशन हुई है। आई लोअर देन 1 है इट मींस वहां पे एसोसिएशन हुई है। अच्छा, वैन डर वाल्स फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब आपसे रिलेशन पूछा जाए तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कौन कौन सी पढ़ी है? डेल्टा टी एफ पढ़ा है जो कि होता है के एफ एम, डेल्टा टी भी पढ़ा है जो कि होता है के बी एम, डेल्टा नहीं पढ़ा, पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए पढ़ा है जो कि होता है x2 या xb, और एक पढ़ा हमने p जो कि होता है rtn, है ना, rtm, ऐसे कर लो। तो भैया क्या होगा यहाँ पे वैन डर वाल्स फैक्टर बस i इंटू में लिख देना आप लोग, i की वैल्यू वैसे आपको गिवन होगी। ठीक है, तो बस ये फर्क, और तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी भी आ जाती है तो प्लीज उनके फॉर्मूलाज पढ़ लेना आप लोग, और कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन चैप्टर बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक मैंने सारा कुछ करवा दिया है और फाइनली ये चैप्टर खत्म हो चुका है। एंड सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए सभी वन शॉट बना दिए, स्टेट बोर्ड वाले के लिए एक दो रहते हैं वो भी आ जाएंगे। बस अभी जो इस वीडियो को आपके सपोर्ट की, वीडियो को अच्छे सपोर्ट करना है, फुल शेयर करना है। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो।